अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ 1.5। बच्चों, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम काफ़ी लेंथी वन है लेकिन है बहुत आसान। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये एग्जाम्पल बहुत आसान लगेगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है और बहुत ईजी वन है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल प्रॉब्लम की जानिब। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, करते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1.5। स्टेटमेंट देखिए, लिखता है ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम using dimensional analysis the various possible factors on which the time period t may depend on। कहता है कि आप क्या मालूम कीजिए, टाइम पीरियड का रिलेशन फाइंड कीजिए डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को यूज़ करते हुए। हमने डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का टॉपिक पढ़ा था। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के दो फायदे थे, यूजेस थे। पहला था चेकिंग द होमोजेनिटी, या फिर किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक की जा सकती है। और दूसरा फ़ायदा था ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, हम इसके ज़रिए एक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हम उस वाले यूज़ की बाकायदा से एक एप्लीकेशन कर रहे हैं, ड्राइव पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करके देख रहे हैं। और किसका फार्मूला ड्राइव करने को कहता है? टाइम पीरियड का। कहता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव कीजिए, जबकि कुछ फैक्टर्स मैं आपको दे देता हूँ। क्या क्या फैक्टर्स दे रहा है? कहता है टाइम पीरियड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, मैस ऑफ द बॉब, पेंडुलम इनकम्प्लीट है बॉब के बगैर, वो हैवी सा मैस, एंगल थीटा मेक्स विच द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चार फैक्टर्स कह रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ। और टाइम पीरियड इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो क्या करके दीजिए, टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करके दीजिए। तो देखिएगा, मैं यहाँ आपको सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करके देता हूँ। ये सिंपल पेंडुलम है, एक लाइट सी स्ट्रिंग, एक धागा, उसकी लेंथ L है। ये स्मॉल सा मैस जिसे हम क्या कहते हैं? बॉब। हैवी मैस है, उसको बॉब कहा जाता है। आप इसे यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे और ये यहाँ क्या कवर करेगा? एक एंगल बनाएगा 10, 15, 20, 30, 40 दर्जे। ये थीटा हो गया, ये L हो गया, ये मैस हो गया। और इसके अलावा उसने कहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका रुख किस तरफ है? नीचे की तरफ। वो चार फैक्टर्स हैं जिन पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। सो कहता है टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करके दीजिए, जो कि हमने पहले यूनिट 10th क्लास में पढ़ा भी था। T = 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। यहाँ आप देखेंगे जब ड्राइव करेंगे बाकायदा से ये फार्मूला ही आएगा। तो देखिए, गिवन डेटा के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? उसने हमें क्या दिया है? टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग अपॉन, पहली चीज़ उसने दी है लेंथ। फिर उसने कहा है टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मैस, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन थीटा जो उसने बनाया है। और चौथी चीज़ उसने कही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मुझे नहीं पता कि लेंथ की पावर क्या आएगी जब फार्मूला ड्राइव हो के आएगा, लेंथ की क्या पावर आएगी। तो मैं यहाँ इसकी पावर A लिख लेता हूँ, यहाँ पावर B लिख लेता हूँ, यहाँ पावर C लिख लेता हूँ, यहाँ पावर D लिख देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 4 है। अगर इनको मैं इकट्ठा करूं तो यही मैं लिख सकता हूं गिवन के अंदर ही कि मेरे पास असल में ये गिवन इसी तरह से है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, T 1 टाइम ही आ जाएगा। L की पावर A, M की पावर B, मल्टीप्लिकेशन में लिख लें, M की पावर B एंड थीटा की पावर C एंड G की पावर D। ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई, जिसे हम यूज़ करेंगे क्या मालूम करने के लिए? टाइम पीरियड का फार्मूला मालूम करने के लिए। सो ये गिवन डेटा के अंदर ये चाहे ये लिखना है लिखें, डायरेक्टली ये लिखना है लिख लीजिए। तो हमें मालूम क्या करना है? फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड T का फार्मूला मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। T = अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? कांस्टेंट L की पावर A मल्टीप्लाइड बाय M की पावर B
मल्टीप्लाई बाय थीटा की पावर c मल्टीप्लाई बाय g ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की पावर d। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जो मैंने यहाँ लिखी थी, इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब ज़रा देखिए दोनों साइड्स को देखें। अगर यहाँ पे l लेंथ है, m मैस है, थीटा एंगल है, g एक्सेलरेशन है, क्या मेरे पास इन सब की डायमेंशंस नोन है? क्या मैं इन सब की डायमेंशंस जानता हूँ? नहीं। यहाँ जो थीटा है वो मैं उसकी डायमेंशन नहीं जानता। ये तो आम एक्सेलरेशन की तरह है, एल टी की पावर -2 इसकी डायमेंशन होगी, मैस की कैपिटल M होगी, एल की कैपिटल L होगी, टी की कैपिटल T होगी। सो इसकी डायमेंशन पहले जानना बड़ा ज़रूरी है। वो मैं डायमेंशन पहले आपको बता दूं, थीटा की जो डायमेंशन मैं पुट करूंगा वो कहाँ से आएगी। देखिए कुछ सीन इस तरह से है, क्या ये जो है मोशन करता हुआ सर्कल नहीं बनाता? इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये असल में किसका हिस्सा है? अगर इसको फ्री मोशन दे दी जाए तो ये सर्कल बनाना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली फिर सर्कल का हिस्सा है। इस हिस्से को क्या कहा जाता है? आर्क लेंथ। ये क्या है जी? आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये आपके पास आर्क और ये थीटा। इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक है बच्चों वो है S इज इक्वल टू एल थीटा या आर थीटा, लेंथ इनटू एंगल, इसके बराबर है। तो ज़रा देखिए थीटा किसके बराबर आ जाएगा? S/L। S B फासला है, L B फासला है, तो थीटा की डायमेंशन ऐसे निकलेगी। थीटा बेसिकली किसके बराबर है? S आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यहाँ रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल ये ना जी लेंथ, ये थीटा है। जो आगे चल के मैं जब डायमेंशन पुट करूँगा तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि डायमेंशन कहाँ से पुट कर रहा हूँ। ये फार्मूला यूज़ करिएगा फिर डायमेंशन पुट करिएगा। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे हम लेफ़्ट और राइट साइड पे डायमेंशंस पुट करेंगे। देखिए लेफ़्ट साइड पे जस्ट टाइम है, राइट साइड पे लेंथ भी है, मैस भी है, यहाँ इसके अंदर टाइम भी है। ज़रा इनको ओपन कर लेते हैं। सो क्या लिखा जाएगा यहाँ करते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ t आ गया, डायमेंशंस पुट करता हूँ बाय पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड पे डायमेंशन पुट करें तो टाइम पीरियड की डायमेंशन यही होती है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। कांस्टेंट अपनी जगह पे, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। एल की कैपिटल L ऊपर पावर A, मैस की कैपिटल M ऊपर पावर B। अब बारी आई थीटा की। थीटा का फार्मूला देखिए S/L। S की डायमेंशन भी बच्चों L और L की डायमेंशन भी L, तो L/L की पावर क्या आ जाएगी? किया पावर है ऊपर C, ये पावर आ गई C। इसी तरह से आगे क्या है? G क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी डायमेंशन वही है जो एक्सेलरेशन की है और वो डायमेंशन हम जानते हैं LT-2 है, जो हमने जब टॉपिक पढ़ा था तब हमने पढ़ी थी। अब ज़रा देखिए हम मैथ्स में जानते हैं कि जब हमें ये वेरिएबल्स फाइंड करने हो, हमें बेसिकली ये वेरिएबल्स फाइंड करने A B C D की अगर मुझे कीमतें पता चल जाएं तो मैं यहाँ कीमतें ला के दर्ज करूँगा तो फार्मूला ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएगा। अब मैं ये कीमतें कैसे मालूम करूँ? दोनों साइड्स को अगर मैं कंपेयर करूँ, दोनों साइड्स को क्या किया जाएगा? कंपेयर। लेकिन कंपेयर तो तब होती हैं जब दोनों साइड्स एक जैसे फैक्टर्स रखती हो। इस साइड पे तो L और M है ही नहीं, इस साइड पे L भी है, M भी है, T भी है। चलिए T तो है, L और M चाहिए। क्या मैं यहाँ पे L और M इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ? कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा? क्या समथिंग पावर 0 लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है वैल्यू को? समथिंग पावर 0 1 होता है, तो मैं ऐसे इस साइड पे L और M इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। समथिंग पावर 0 ये 1 है, M की पावर 0 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन यही रहेगा। यहाँ ये यहाँ कांस्टेंट वैसे का वैसा, L क्या होगा? अब ज़रा देखिए मैं फर्दर स्टेप में करता हूँ। यहाँ देखिए अगर क्या बन जाएगा? L की पावर A, M की पावर B, ये क्या बन जाएगा? L इंटू L-1 की पावर C, और ये क्या आएगा? L की पावर D अलहदा कर लें, T की पावर -2D अलहदा कर लें। ठीक हो गया। अब आप बच्चों L सारे अलहदा करने हैं ताकि L में जमा हो जाए, M अगर और भी है तो M में जमा हो जाए, T अगर और भी है तो T में जमा हो जाए, ताकि फिर मैं दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकूं। कोएफिशिएंट जब सेम हो तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो मैं ये करने जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए, मुझे लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे मुझे क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे L मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से L अलहदा होगा, L की पावर C, और क्या आएगा? L की पावर
माइनस सी और क्या आएगा एल की पावर डी। ये सारे एल मैंने अलहदा कर लिए। अब किन की बारी, एम की पावर बी यहाँ से और एल सारे इकट्ठे हो गए टी की पावर -2d। जी बच्चों एल की पावर्स इकट्ठी कर लें कांस्टेंट, एल की पावर क्या बन जाएगी a प्लस सी माइनस सी प्लस डी। ठीक हो गया, a प्लस सी माइनस सी प्लस डी और यहाँ क्या आ गया m की पावर b और साथ क्या आ गया t की पावर -2d। c माइनस सी से कट गया, क्या बचा कांस्टेंट, l की पावर क्या आ गया यहाँ बचा a प्लस डी, यहाँ क्या आ गया m की पावर मल्टीप्लाई हो रहा है b और यहाँ t की पावर -2d। यहाँ पे पावर्स क्या हैं लिखिए ज़रा, लेफ्ट साइड पे पावर्स हैं l की पावर 0, m की पावर 0 और t की पावर किसकी पावर कुछ ना लिखिए, उसका मतलब 1 है। अब क्या मैं ये देखिए फैक्टर्स l यहाँ भी m t t, अब क्या इनकी पावर्स भी इक्वल नहीं होंगी, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 0 वहाँ के किसके बराबर आ जाएगा a प्लस डी के। ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे लीजिए। यहाँ आपने रोमन गिनती में नाम दिए थे, यहाँ आप आम गिनती के अंदर डिजिट्स के अंदर नाम दे लें। इसी तरह से m की पावर यहाँ कितनी है बच्चों 0, यहाँ m की पावर कितनी है b, तो ये देखिए b का आंसर मिल गया। एक वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे वेरिएबल चाहिए था b एक मिल गया। यहाँ से बच्चों t को कंपेयर करें, t की पावर यहाँ 1 है और वहाँ t की पावर क्या है -2d। अब ये d क्या निकलेगा यहाँ से, d यहीं रहेगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d का आंसर क्या आ गया -1/2, b का आंसर क्या आ गया 0। और अब बारी है किसकी a की, क्या मैं d की वैल्यू यहाँ रख के a निकाल नहीं सकता, इस वैल्यू को लाइए इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करें, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो क्या बनेगा 0 = a -1/2, माइनस उठ के इधर आएगा तो 1/2 = a या a = 1/2। देखिए a का आंसर भी आ गया, b का आंसर भी आ गया, d का भी आंसर आ गया। पीछे क्या बचा c, क्या c के आंसर निकालने की ज़रूरत है, नहीं, कहीं भी c आ ही नहीं रहा यहाँ पे। अब मुझे जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं मैंने वो सारी यहाँ ला के बाद में दर्ज करनी है ना, तो यहाँ c क्यों नहीं फाइंड आउट करना, उसकी रीज़न बताने लगा हूँ। c क्यों फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इस थीटा की जगह 1 आ जाएगा। देखिए कैसे 1 आ जाएगा कि बस a b और d से गुजारा हो जाएगा, ये c मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या होना है एक स्टेप कि थीटा हम जानते हैं किसके बराबर आया था S/L। जब डायमेंशन दर्ज करूँगा बच्चों, यहाँ देखिए थीटा किसके बराबर, थीटा की पावर c है ना, तो सारे की पावर c बन जाएगी। डायमेंशन दर्ज करो L/L और सारे की पावर c, ये माइनस होगा तो L-1 की पावर c क्या बनेगा +1 -1 0, 0 की पावर c और समथिंग की पावर 0 1। तो इसका मतलब थीटा की जगह क्या आ गया, इस थीटा की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सारी कीमतें ला के दर्ज कर दें तो देखिए रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। वो एंड पे मैं करता हूँ। तो बताएं क्या होगा इस इक्वेशन के अंदर, इसका नाम इक्वेशन नंबर 5 था। इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो क्या बनेगी इक्वेशन, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a। बताइए l a का आंसर कितना था 1/2 इंटू m b की पावर 0 और इसके बाद थीटा का आंसर क्या है 1 की पावर c और उसके बाद g की वैल्यू g की पावर d का आंसर कितना है -1/2। तो देखिए t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग पावर 0 वैल्यू 1 और ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाई g की पावर -1/2। तो क्या बचा बच्चों, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l 1/2 और माइनस वाली कीमत जब नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। और ये दोनों के ऊपर 1/2 का क्या मतलब है, दोनों के ऊपर क्या है √। जब इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह क्या आना था कांस्टेंट। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया, t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट L/G। ये हमारा आंसर है। ये हमने पॉसिबल इक्वेशन ड्राइव कर दी किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए, जब उसने हमें लेंथ दी, मैस दिया, एंगल दिया और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया। तो मैंने पावर खुद अज्यूम करके A B C D उन पावर्स को फाइंड आउट किया और जब पावर्स की वैल्यूज़ दोबारा उधर जाके पुट की तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन गई जो 10th के अंदर मैंने पढ़ी थी।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ड्राइव कर ली यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। सुन लीजिए, पहले दोबारा से क्या किया, जो उसने कहा था मैं उसके अकॉर्डिंग उसी तरह से लिखा, इस पे डिपेंड कर दिया, डिपेंडेंस को प्रोपोर्शनैलिटी 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 से जाहिर करेंगे, डिपेंड कर रही है। फिर एक इक्वेशन बना ली ए बी सी डी मालूम करने के लिए, मैंने इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन इसकी यहाँ दर्ज की, इस तरफ इसकी दर्ज की, दोनों को बराबर करने के लिए खुद से मैंने समथिंग पावर ज़ीरो लिखा, कंपेयर किया। जब कंपेयर किया, कंपेयर कब करना है, जब एल सारे इकट्ठे हो जाएँ, एम अलहदा हो जाएँ, टी अलहदा हो जाएँ, फिर एल को एल से कंपेयर, एम को एम से कंपेयर, टी को टी के से कंपेयर। सो कोफिशिएंट सेम है तो पावर्स इक्वल आ जाएंगी, रखा तो 3 वैल्यूज़ आ गई। चौथी जो वैल्यू सी फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि थीटा का आंसर 1 आ जाता है। ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद दोबारा यहाँ पुट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 1.5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ये बोर्ड के अंदर आ सकती है, कितनी आसान है अगर आप इसे ध्यान से करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।